आप देख रहे हैं साथ निभाना साथिया अंतिम भाग। दोपहर का वक्त था जब एसीपी समीर अपनी टीम के साथ उस मर्सिडीज की लोकेशन ट्रेस करता हुआ शहर के बाहरी इलाके में आ पहुंचा था। सक्षम भी उसके साथ ही था। इस वक्त वो सब एक बड़ी सी हवेली के सामने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये इलाका वैसे भी आबादी से काफी दूर था। समीर ने अपने साथ आई टीम को पोजीशन संभालने का इशारा किया। वो सब एकदम अलर्ट थे। तभी सक्षम के मोबाइल पर दीक्षा की कॉल आने लगी। स्वीटी, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अपनी बात पूरी करके उसने कॉल कट कर दी। अगले ही लम्हे फिर से कॉल आने लगी। हवेली पर नजरें जमाए उसने लंबी सांस निकालकर कॉल पिक की। कहाँ बिजी हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अभी तुमसे बात करनी है। दीक्षा की जिद्दी आवाज सुनाई दी। कोई और वक्त होता तो वो खुश हो जाता, मगर इस बार हालात बहुत गंभीर थे। वो लोग साधना जी को वहां से निकालने आए थे और अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। स्वीट हार्ट, मैं घर आकर बात करता हूँ। उसने एक बार फिर कॉल कट कर दी और समीर की तरफ मुड़ गया। पूरी पुलिस टीम अलर्ट थी। कॉल फिर आने लगी। सक्षम बुरी तरह झुंझला गया। तुम पागल हो? बोल रहा हूँ इस वक्त बात नहीं कर सकता। अब दोबारा कॉल मत करना, बोलकर उसने कॉल कट कर दी। कोई और वक्त होता तो वह कभी भी दीक्षा से इस लहजे में बात नहीं करता, पर इस वक्त उसका सारा ध्यान इस ऑपरेशन पर था। साधना जी की जिंदगी का सवाल था। बी अलर्ट, वो लोग फायरिंग भी कर सकते हैं। एसपी समीर अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा था। फिर कुछ पलों बाद जैसे फिल्म आंखों के सामने चलने लगी। एसपी समीर और उसकी टीम हवेली के अंदर जाने लगे। हवेली में मौजूद लोगों को सिवाय सरेंडर करने के कोई और हल नजर नहीं आया। पूरी हवेली छान मारी गई, पर साधना जी का नामो निशान तक नहीं मिला। सक्षम को लगा वो मंजिल के बिल्कुल पास आकर भी खाली हाथ रह गया। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उसके लिए दीक्षा का सामना करना था। रोज वो अपनी माँ के बारे में पूछती रहती थी और वो कुछ न कुछ बहाना करके टालता रहता था। पर कब तक? इन्हीं ख्यालों में गुम वो थके हुए कदमों से वापस जाने के लिए पलटा ही था, जब एक काल कोठरी में किसी की जिंदगी के आसार नजर आने लगे। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उस कोठरी की हल्की सी रोशनी में सिर्फ दो आंखें नजर आ रही थी, जिनमें डर था। सक्षम के कदम लड़खड़ा गए। वो साधना जी की आंखें थी। उसने एकदम से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। आंटी? डरे सहमे शरीर में हरकत सी हुई। उन्होंने अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखते हुए सक्षम की शक्ल को देखा। उन्हें यह चेहरा जाना पहचाना सा लगा। आंटी, मैं सक्षम। धीमी रोशनी की वजह से वो शायद उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। सक्षम, उन्होंने बोला और अगले ही पल तेजी से उसके बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सक्षम। साधना जी उससे लिपट कर रो पड़ी। वो भी रोने पर आ गया। सक्षम को उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। सक्षम, इन्हें घर ले जाओ। समीर ने उसे जल्दी से निकलने का इशारा किया। थैंक्स यार। सक्षम साधना जी को खुद से लगाए समीर से हाथ मिलाने लगा। समीर के साथ चलता हुआ कार तक आया। इसी बीच में उसका मोबाइल बजने लगा। एक तो बंदा बीवी नाम की चीज से ज्यादा तंग है। न कामयाब बात होती है, न सुलह होती है। समीर अपनी बीवी की कॉल देखकर बोला। सक्षम धीरे से मुस्कुरा दिया। वो समीर की वाइफ को जानता था, कई बार मिलना भी हुआ था। थैंक यू दोस्त, घर आऊंगा चाय पीने। समीर कॉल रिसीव करता हुआ बोला। भाभी को भी साथ लाना, सक्षम ने पीछे से आवाज लगाई। ने भी मुस्कुराकर हाँ में फिर सर हिलाया। साधना जी कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। सक्षम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। डैड, मैं घर आ रहा हूँ। साधना आंटी मेरे साथ हैं। मैं घर आकर सब बताता हूँ। मोबाइल पर उसने सुमित जी को बताया। साधना जी गुमसुम सी बैठी थी। आंटी, आप रिलैक्स हो जाएं, हम अपने घर जा रहे हैं, सक्षम ने उनसे कहा। जवाब में उन्होंने इतनी खाली नजरों से उसे देखा कि वो दहल गया। जाने इस एक साल में उन्होंने क्या क्या सहा होगा। इधर दीक्षा बेहद हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सक्षम ने उससे इतनी रुखाई से बात की थी। आखिर ऐसा भी कौन सा काम था जिसकी वजह से उसके पास मुझसे बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। वो बेहद गुस्से से लॉन में टहल रही थी। जब वो यूं ही टहलते टहलते थक गई तो अपनी खास बेंच पर बैठ गई। समझता क्या है ये लड़का खुद को? जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए पति बने और हैसियत दिखा दी पति परमेश्वर वाली सोच की। आने दो जरा, बताती हूँ। मैं कौन सा 1970 के दशक की पत्नी हूँ तो चुपचाप रोकर तकिया भिगोती रहूंगी, किलसती रहूंगी। वो बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नजर कॉरिडोर पर पड़ी तो वह चौंक गई। मयंक जी और सुमित जी मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के अंदाज से बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बेहद हैरान हुई। इतनी रात गए पापा और सुमित अंकल कहाँ जा रहे हैं? वो सोचती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। आधा घंटा पहले ही वो उन दोनों को कॉफी देने स्टडी रूम में गई थी, तो वो दोनों कुछ परेशान से लग रहे थे।
उसे देखकर दोनों जिस तरह चुप हो गए थे, उसे लगा कि वो उनकी ऑफिशियल बातों के बीच में आ गई थी। तभी जल्दी से कॉफी रखकर वो बाहर निकल आई थी। अब वो हैरान हो रही थी। मेन गेट से कुछ कदम पहले वो दोनों रुक गए और वो भी हैरान होती हुई उनके करीब चली आई। सब ठीक तो है पापा, अंकल? उसे दोनों का अंदाज अजीब लग रहा था। मयंक जी के जिस्म में हल्की सी कपकपाहट महसूस की जा सकती थी, जैसे वो अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े हों। उनके अंदर दीक्षा के किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। सुमित जी ने खामोशी से उनके कंधे पर हाथ रखकर उसे भी साथ खड़ा कर लिया था। गेट पर तेज रोशनी पड़ी तो वॉचमैन खड़ा हो गया। सुमित जी ने वॉचमैन को गेट खोलने का इशारा किया। उसने तेजी से गेट खोल दिया। तेज हेडलाइट्स की वजह से आंखें चुंधियाने लगी थी। कार अच्छी तरह पहचानती थी, ये सक्षम की कार थी, लेकिन वो दोनों उसके स्वागत के लिए क्यों खड़े थे? पलकें झपकाकर दीक्षा ने कार को गौर से देखा। सक्षम हमेशा की तरह कार से निकला और फिर वो घूमकर दूसरी तरफ का गेट खोलने लगा। मयंक जी ने लड़खड़ाकर दीक्षा को थाम लिया। पापा? दीक्षा उनके कांपते जिस्म को सहारा देने लगी। इसी बीच में सक्षम सिकड़ों सिमटी चादर में लिपटी साधना जी को उनके सामने ले आया। दीक्षा का दिमाग जैसे झंझना उठा था। उसने गौर से साधना जी के निढाल और जिंदगी से खाली चेहरे को देखा। मम्मा? अगले ही पल वो उनसे लिपटकर बुरी तरह रो पड़ी। मम्मा, मेरी मम्मा? उसके लगातार बोलने से अपनों की गर्मी को तरसी साधना जी भी बिलक बिलक कर रोने लगी। चलो साधना, सुमित जी ने बड़े भाई की तरह साधना जी के सर पर हाथ रखा। दीक्षा बेटा बस करो, माँ को अंदर ले चलो। सुमित जी ने समझाया तो वो आंसू साफ करती सुमित जी के साथ साधना जी को अंदर ले जाने लगी। साधना जी भी अंदर जाने लगी। धुंधलाई आंखें लिए पीछे रह गए। साधना जी के उदास चेहरे ने बता दिया था कि वो उनसे बिछड़कर खुश नहीं थी। सक्षम ने खामोशी से मयंक जी को बाजू में लाकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे छोटी मालकिन! नौकर साधना जी को देखकर चौंका। सबको बुलाकर लाओ, बताना मत कि साधना आई है, सुमित जी ने नौकर को हिदायत देकर भेजा। वह सब लाउंज में मौजूद थे। दीक्षा माँ से लगी खड़ी थी। आरती जी और वंदना आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुई। सब ठीक तो है, आपने बुलाया? आरती जी ने सुमित जी से पूछा। सक्षम एकदम से पीछे हटा। उसके पीछे खड़ी दीक्षा और उसके साथ लगी खड़ी साधना जी को देखकर आरती जी और वंदना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। साधना जी ने बारी बारी दोनों के चेहरे को देखा और निगाह के साथ सर भी झुका लिया। आरती जी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनके चेहरे के रंग ने उनकी असलियत उजागर कर दी थी। साधना फिर से लौट आई है, सुमित जी ने जताते हुए लहजे में कहा। आरती जी बेयकीनी से साधना जी को देख रही थी। वंदना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कैसे? वंदना ने कहा। उसकी आंखों में कंजाना सा डर आ गया था। लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे। इस वक्त साधना आराम करेगी, बाकी बातें कल होंगी। जाओ दीक्षा बेटा, साधना को अपने कमरे में ले जाओ। सुमित जी ने वंदना को जवाब देकर दीक्षा को इशारा किया। दीक्षा साधना जी को लेकर अंदर की तरफ चली गई। मयंक जी मुजरिम की तरह खड़े रह गए। साधना जी ने उन पर एक बार दूसरी नजर नहीं डाली थी। कहीं ना कहीं वो भी उनके मुजरिम थे कि उन्होंने अपने जीवन साथी पर भरोसा नहीं किया था। साधना के जाते ही दूसरी शादी रचा ली। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो वे धड़ल्ले से साधना को अपने कमरे में ले जाते, जो कभी उनका और साधना का हुआ करता था। मगर आजकल वंदना उसमें रह रही थी। उन्होंने अच्छा जीवन साथी होने का कोई सबूत नहीं दिया था। दीक्षा बार बार अपनी माँ से लिपट रही थी। साधना जी भी बार बार उसे चूम रही थी। नौकर सक्षम के कहने पर खाना ले आया था। सक्षम और दीक्षा बारी बारी से निवाला बनाकर साधना जी को खिला रहे थे। साधना जी की आंखें बार बार भीगने लगती। आंटी, जो हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। आप फिर से अपनों के बीच में हैं, सक्षम उन्हें समझा रहा था। कितना तड़पी हूँ मैं तुम लोगों के लिए सक्षम। साधना जी फिर से रोने लगी तो दीक्षा ने भी रोना शुरू कर दिया। सक्षम की आंखों के किनारे भी भीगने लगे। महादेव आपकी तड़प का बदला खुशी के रूप में आपकी झोली में डालेंगे। रोइए मत, अब बस करिए। सक्षम ने उनके आंसू पोंछते हुए खुद से लगा लिया। सक्षम काफी देर तक उनके साथ रहा, फिर आराम करने का बोलकर उठने लगा। तुम आंटी के पास सोओगी? लाग अजीब सूरत हाल सही, मगर वो भाग गया था कि दीक्षा उनकी तरफ देख भी नहीं रही और ना ही बात कर रही है। सोन जाने में ही उसके मुंह से निकल गया, ये दीक्षा का ही कमरा है ना? आंखें दुपट्टे से साफ करते हुए साधना जी बोल पड़ी। दीक्षा सर झुकाकर उंगलियां चटकाने लगी। सक्षम बेचारगी से सर खुजाने लगा। वो आंटी। वो दोबारा करीब आकर एड़ियों के बल बैठी साधना जी के सामने नीचे बैठकर उनके घुटने थाम गया। साधना जी हैरानी से दोनों के अंदाज देख रही थी।
वो मैं आपसे कहता था ना कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। सक्षम के गंभीर लहजे में पूछने पर साधना जी ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन वो तो बचपन की बात थी। वो अभी भी कुछ नहीं समझी थी। हाँ, तो बड़ा होने के बाद कौन सा पसंद बदल जाती है? वो राजदारी से बोलता हुआ उनके झुकने का इशारा करने लगा। साधना जी थोड़ा सा झुक गई। सक्षम उनके कान के करीब मुंह ले गया। मुझे आपकी बेटी इतनी अच्छी लगी कि मैंने उससे शादी कर ली है। उसकी आवाज़ इतनी तेज तो थी ही कि दरवाजे के पास खड़ी दीक्षा ने भी सुना था। उसके गाल तपने लगे। साधना जी के कमजोर चेहरे पर पहली बार जिंदगी लहराई थी। सर उठाए वो बेयकीनी से सक्षम के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। सच कह रहे हो सक्षम? उन्होंने सक्षम का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। वो भरपूर तरीके से मुस्कुराया। आपकी कसम। मेरा बच्चा। साधना जी ने फौरन उसके चेहरे को चूम लिया। हे ईश्वर, सब तेरी कृपा है, साधना जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दीक्षा, इधर आओ बेटा। साधना जी के बुलाने पर वो भी पास आ गई और सक्षम की तरह ही उनके कदमों में बैठ गई। मैंने दिल से प्रार्थना की थी कि भले ही मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान मेरे सक्षम को दीक्षा का जीवन साथी बना दे। जी ने दोनों को गले लगा लिया। रियली आंटी? सक्षम को खुशी और हैरानी ने एक साथ घेर लिया था। जी ने हाँ में सर हिलाया। सो नाइस ऑफ यू। बेटे के दिल का हाल जानती जो थी, वो उनकी मोहब्बत को जानता था। अब आप आराम करिए, आंटी को तंग मत करना। आंखों से दीक्षा को कुछ भी ना पूछने का इशारा करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। साधना जी अभी डिस्टर्ब होंगी इस ख्याल से किसी ने उनसे कुछ भी पूछा नहीं। दीक्षा भी समझ गई, तभी सर हिलाने लगी। सक्षम कमरे से निकलने लगा। दीक्षा दरवाज़ा बंद करने उसके पीछे आई। लव यू स्वीटी। साधना जी का ख्याल रखते हुए सक्षम ने उसके कान में धीरे से कहा और तेजी से वहां से चला गया। दीक्षा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आरती जी और वंदना को बात करने का मौका ही नहीं मिला। आरती जी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। जी किताब चेहरे के सामने रखे उनकी बेचैनी पर नजर डाल रहे थे। आरती जी थकाकर बेड पर बैठ गई। साधना मिली कहाँ से? उनकी उलझन आखिर जबान तक आ पहुंची। पता नहीं, सक्षम के दोस्त एसपी समीर ने कोई ऑपरेशन अंजाम दिया था। वहीं पर साधना मिली तो उसे पहचान कर उसने सक्षम को कॉल कर दी और सक्षम साधना को घर ले आया। सुमित जी ने पहले से सोची हुई कहानी सुना दी। आरती जी जितनी बेचैन थी, ये देखकर सुमित जी को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, मगर उन्होंने और मयंक जी ने सक्षम से वादा किया था साधना से कुछ सच सुनने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे, इसीलिए वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वंदना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो लगातार अमित को कॉल कर रही थी, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने अमित के सारे नंबर डायल किए पर सब बंद आ रहे थे। मयंक जी सोने का दिखावा करके वंदना की बेचैनी को देख रहे थे। फिर थक हार कर वंदना सोफे पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। मयंक जी को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो साधना जी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें साधना का शादी से पहले उनसे मिलना, उनका अकड़पन याद आने लगा। फिर वो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ गई। दीक्षा के पैदा होने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकेंगी, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि भगवान ने उन्हें एक बेटी दे दी थी। दीक्षा उन दोनों की आंखों का तारा थी, मगर फिर ऐसी आंधी चली कि रिश्ते गलतफहमी की धूल में छुप गए। साधना ने सारी जिंदगी उनसे वफा की थी और उन्होंने बदले में साधना को क्या दिया? वो तो उस बेटी से भी लापरवाह हो गए थे जो उन दोनों की जिंदगी थी। अगर सक्षम दीक्षा की ढाल ना बनता तो वो जाने उसके साथ कितनी नाइंसाफी कर जाते। मयंक जी को खुद से इतनी ज्यादा नफरत महसूस हुई कि वो बेचैनी में बदल गई और ये बेचैनी उन्हें साधना के दर तक ले आई। उन्होंने बहुत धीरे से दस्तक दी, मगर कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। साधना बड़ा सा दुपट्टा लपेटे उनके सामने खड़ी थी। एक पल को मयंक जी को दरवाजे पर देखकर उन्होंने नज़र सामने दाएं तरफ के दरवाजे पर डाली जहां से वो आए थे। मयंक जी सर झुका गए। साधना जी ने दरवाजे के सामने से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। पीछे दरवाज़ा बंद करते उन्होंने साधना जी को देखा। वो झुककर पूजा का सामान समेट रही थी। तुम सोई नहीं? दीक्षा के सोते चेहरे की तरफ नजर डालकर उन्होंने साधना जी से पूछा। थोड़ी देर आंख लग गई थी, फिर जाप के लिए उठ गई। आप बैठिए ना। साधना जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मयंक जी बेड पर बैठ गए। उनसे कुछ दूरी बनाकर दूसरे कोने में साधना जी भी बैठ गई। उनकी नजरें भी दीक्षा के चेहरे पर थी। वो किसी खूबसूरत ख्याल से नींद में भी मुस्कुरा रही थी। उनके होंठों पर भी बेइरादा मुस्कुराहट आ गई। माँ वो हस्ती है जो बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराती है और बच्चे की आंखों में आंसू देखकर रो पड़ती है। मयंक जी ने साधना जी के आगे अचानक हाथ जोड़ दिए। साधना जी ने बेहद हैरानी से उनके जुड़े हुए हाथों को देखा।
मुझे माफ़ कर दो। वो बस इतना ही कह सके। शायद उनमें अपनी बेवफ़ाई को स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं थी। उन पर भरोसा ना करने की कोई दलील नहीं थी। माफ़ी किस लिए? साधना जी ने नरमी से पूछा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मयंक जी उनकी नर्म आवाज़ सुनकर अपना जुर्म स्वीकार कर गए थे। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। ये नहीं सोचा कि तुम किसी साजिश का शिकार भी हो सकती हो। मयंक जी अब बाकायदा आंसुओं से रो रहे थे। जिन्हें उनके चेहरे को गौर से देखा, वो वाकई शर्मिंदा थे और वो शर्मिंदगी के ही आंसू थे। मुझे अमित ने बता दिया था कि आपने उसकी माँ से शादी कर ली है। साधना जी के मुंह से निकले शब्दों ने मयंक जी को हैरान कर दिया। साधना जी के होंठों पर कड़वी मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई। अमित ने? मयंक जी हैरान थे। साधना जी ने हाँ में सर हिलाया। कब? कैसे मिली तुम मुझसे? उनसे ये गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। साधना जी को उनके सादेपन पर अफसोस होने लगा। कितनी आसानी से वो दो औरतों के हाथों बेवकूफ़ बन गए थे और बेखबर भी थे। और यही मयंक जी थे जिनके पत्नी होने की सज़ा साधना जी ने 1.25 साल भुगती थी। आपने मुझ पर भरोसा ना करके मेरे साथ जुल्म तो किया मयंक, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ, सिर्फ अपनी दीक्षा की वजह से कि आपने उसे सक्षम के साथ 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। अगर आपने दीक्षा के साथ कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपका गिरेबान ज़रूर पकड़ती। साधना जी के लहजे में जहाँ पत्नी होने का डर था, वहीं माँ होने का इत्मीनान भी आ गया। मयंक जी जैसे खुद पर हंसे। सक्षम ने यहाँ भी उनकी इज्जत रख ली थी, उनके बाप होने के मान को बचा लिया था। दीक्षा की शादी अमित से होने पर उनकी चुप्पी आज उन्हें मार डालती। ये चुड़ैल कैसे हाथ लग गई सक्षम के? वरना जो सोने का नाटक कर रही थी, मयंक जी के कमरे से निकलते ही आरती जी को कॉल करके बाहर आने का बोलकर खुद भी निकल आई थी। उनकी जिंदगी के लाले पड़े थे, उन्हें नींद कहाँ आती। आरती जी भी सुमित जी के सोने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त वो दोनों लॉन्च के पिछले हिस्से की तरफ खड़ी थी। वंदना ने आते ही दांत किचकिचाए। मुझे तो लगा था अब तक मर खप गई होगी। आरती जी नफरत से बोली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वंदना को अपना खेल खत्म होता नजर आ रहा था। बस हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर उसने इल्जाम लगाया भी तो हम साफ मुकर जाएंगे। आरती जी डरने वाली नहीं थी, फिक्रमंद जरूर हो गई थी। अपनी तरफ से उन्होंने साल भर पहले बरसों से चुपता कांटा निकाल फेंका था, मगर एक बार फिर साधना को इस घर में लौटता देखकर उन्हें अपनी सालों की मेहनत पर पानी फिरता महसूस हो रहा था। गलती हो गई जो उसे उसके खानदान के हवाले कर दिया। मुझे उसका कत्ल करवा देना चाहिए था। आरती जी फुफकारी। जो हो नहीं सका उसका जिक्र बेकार है। अब जो करना है वो सोचो। वंदना ने मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया। पहले देखो क्या कहानी सुनाती है। हम पर इल्जाम लगाएगी तो साफ मुकर जाएंगे हम। आरती जी की बात पर वंदना सर हिला रही थी। समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मयंक सो रहे हैं? आरती जी ने कुछ सोच कर पूछा। गए हैं बीवी के दर पर, वंदना ने नफरत से कहा। इतनी जल्दी? आरती जी हैरान हुई। वंदना ने मुंह बिगाड़ा। तुम लॉकर से चीजें और पैसे हटाकर कहीं और डाल दो। आरती जी के ध्यान दिलाने पर वंदना चौंक करके हाँ में सर हिलाने लगी। कमरे में आकर उसने देखा तो लॉकर लॉक था और चाबी अपनी जगह पर नहीं थी। वंदना ने पूरा कमरा छान मारा पर चाबी कहीं नहीं थी। वो हैरान हो गई। मुझे आरती दीदी ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था। घर के बाहर मुझे अमित मिला। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। बचपन से उसका हमारे घर आना जाना तो था और पिछले कुछ दिनों से वो रोज़ घर आ रहा था। उसके बहुत जिद करने पर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई कि वो मुझे बाजार तक ड्रॉप कर देगा, मगर पिछली सीट पर बैठे बंदे ने मुझे रुमाल सुखाकर बेहोश कर दिया। होश आया तो मैं अपने पहाड़ी इलाके में थी। अमित का इस मामले से क्या संबंध था मैं नहीं जानती थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। मेरे अपनों ने मुझे कैद में रखा। एक दिन मौका मिला तो मैंने आपको कॉल की पर आपका नंबर बंद था। फिर मैंने घर के नंबर पर कॉल की। फ़ोन अमित ने उठाया। उसने मुझे बताया कि आपने वंदना से शादी कर ली है और अब वो उसकी बहन पूजा भी इसी घर में रहते हैं। मैंने आरती दीदी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो रूप मुझे दिखाया वो मेरे ख्वाबों ख्यालों से भी परे था। मेरे किडनैप से एक हफ्ता पहले मेरे चाचा मुझे घर के बाहर नजर आए थे। मैं बहुत डर गई थी। तब आरती दीदी ने उनसे बात की थी और मुझे तसल्ली दी थी कि उन्होंने कह दिया है कि यहाँ उनके इलाके की कोई साधना नहीं रहती और मुझे मना कर दिया कि मैं आपको कुछ ना बताऊं वरना वो बेकार में परेशान होंगे। लेकिन मेरे कॉल करने पर मुझे पता चला कि ये सारा नाटक आरती दीदी का रचाया हुआ है। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि मेरे वहाँ होने की खबर खुद आरती दीदी ने उन्हें दी थी और कॉल पर भी दीदी ने साफ कह दिया था कि वो बरसों से मुझसे नफरत करती हैं।
वो चाहती थी कि उनकी बहन आपकी बीवी बने। वंदना के अपने पति से झगड़े बढ़े तो आरती दीदी और वंदना ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी दुखती रग पर वार किया। अमित ने मुझसे कहा कि अगर मैंने फिर दोबारा किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो दीक्षा को मार डालेगा। मैं डर गई थी कि अगर मेरी बेटी की इज्जत मेरी खामोशी में थी तो यही बेहतर था। मैं सब्र करके उस कैद में अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी। मेरे अपनों ने नफरत और टॉर्चर करने के बावजूद इतना एहसान किया कि मुझे कत्ल नहीं किया। कैद में डालकर लड़कियों के लिए मिसाल बनाई कि अगर फिर कोई लड़की घर वालों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगी तो उसका हाल भी मेरे जैसा होगा। दादाजी अपनी आपबीती सुनाकर खामोश हुई तो मयंक जी निगाहें चुराने लगे। वो जवानी के दिन थे जब यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मयंक जी दोस्तों के साथ टूर पर निकले थे। एक दिन यूं ही घूमते हुए साधना पर नजर पड़ी तो दिल हार बैठे। कितने पापड़ बेलकर उन्होंने साधना के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई थी, ये वही जानते थे। डरी सहमी साधना ने मोहब्बत तो कर ली थी मगर अपने खानदान के रस्म रिवाज भी जानती थी। जल्दी ये बात साधना के बाप और चाचा तक जा पहुंची तो मानो कयामत ही आ गई। पहाड़ी लोग मयंक को ढूंढते फिर रहे थे। साधना के घर वालों को जैसे ही उनके और मयंक के रिश्ते के बारे में पता चला मानो कयामत ही आ गई। पहाड़ी लोग मयंक को हर जगह तलाशते फिर रहे थे। मयंक इस वक्त कहाँ मिल सकते थे ये बात सिर्फ साधना जानती थी। वो रात के अंधेरे में छिपते छिपाते मयंक के पास आई, सिर्फ इतना कहने कि वो जल्द से जल्द वापस चले जाएं ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। मगर मयंक निडर आशिक बने हुए थे। वो किसी भी हाल में साधना की मोहब्बत से पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने साधना को मना ही लिया कि वो अभी और इसी वक्त उनसे शादी कर ले, फिर दोनों शहर चले जाएंगे। साधना उलझन में पड़ गई। कुछ ही हफ्तों में मयंक से कितनी मोहब्बत हो गई थी ये तो वो अच्छी तरह जानती थी कि वो मयंक के बिना जी नहीं सकती। बस फिर फैसला आसान हो गया। दोस्तों ने फौरन शादी का इंतजाम कर दिया। भगवान और अग्नि को साक्षी मानकर पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। शादी होते ही साधना मयंक जी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। घर आकर जब मयंक ने साधना का परिचय अपनी पत्नी के रूप में करवाया तो सुमित जी खुश हुए थे, वहीं उनकी पत्नी आरती पर बिजली गिर गई थी। वो तो अपनी बहन वंदना को कई बार जता चुकी थी कि वही मयंक की पत्नी बनेगी। दोनों बहनें अच्छी तरह जानती थी कि अब मयंक और सुमित अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उनका पूरा फ्यूचर सुनहरा होने वाला है। लेकिन मयंक की शादी की जल्दबाजी ने उन दोनों का सारा प्लान फेल कर दिया था। वंदना ने भी उनसे नाराज होकर शादी रचा ली। इस तरह ये बात दब गई। बच्चे बड़े हो गए मगर आरती जी के दिल से साधना जी के लिए नफरत नहीं खत्म हुई। साधना के चेहरे में उन्हें अपनी हार नजर आती थी। वंदना वापस उसी शहर में लौट आई थी। उसके अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती थी। आज भी मयंक से शादी ना होने की कसक उसके दिल में किसी कोने में दबी हुई थी। आरती जी को अपने अंदर की नफरत निकालने का मौका मिल गया। एक दिन दोनों बहनों ने साधना को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसके लिए आरती जी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस एक कॉल की थी उन्होंने और बरसों से इज्जत पर लगे दाग को मिटाने के लिए साधना के चाचा ने जरा भी देर नहीं लगाई। साधना के माँ बाप कुछ साल पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुके थे और अब उनकी जमीन जायदाद पर साधना जी के चाचा और उनका परिवार कब्जा किए हुए था। उन्हें ये भी डर था कि कभी साधना आकर अपने हिस्से की मांग कर सकती है और ऐसे में साधना उनके हाथ लगी तो सबके जुल्म का निशाना बनती रही। लेकिन शायद कुदरत को जल्द ही इंसाफ करना था। साधना जी ने अपनी आप बीती सबको सुना दी। मयंक जी की आंखों में खून उतर आया। सुमित जी भी गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे। वहीं दीक्षा आंसू बहाती खड़ी थी। गुजरे सालों में उसकी माँ ने क्या कुछ नहीं सहा। और आंटी, वो चिट्ठी जो आपने लिखी थी, सक्षम आखिरी गुत्थी भी सुलझाना चाहता था। कौन सी चिट्ठी? साधना जी हैरान हुई। जो आपने लिखी थी कि आप अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रही हैं, सक्षम ने याद दिलाया। सुमित जी के माथे पर लकीरें पड़ने लगी। भी हैरान हुई। मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी और मैं क्यों अपनी इतनी खूबसूरत गृहस्थी को छोड़कर किसी और के साथ जाने की बात करूंगी? साधना जी हैरान परेशान हो गई। सक्षम ने संभाल कर रखी हुई चिट्ठी उनके सामने रखी। आपने जाने के बाद ये चिट्ठी हमें अपने तकिए के नीचे से मिली। सक्षम ने चिट्ठी उन्हें थमाते हुए कहा। साधना जी की निगाहें चिट्ठी को पढ़ने लगी। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। थक हार कर उन्होंने चिट्ठी टेबल के ऊपर रख दी। सबकी निगाहें उनके ऊपर जमी थी। इस हादसे के कुछ दिन पहले आरती दीदी ने मुझे अपनी डायरी और पेन देकर कहा कि मैं उन्हें मैगजीन से कुछ चीज़ें डायरी में लिख दूं। वो बोलती जा रही थी और मैं उनकी डायरी लिख रही थी। उन्होंने कुछ गज़लें लिखवाई थी, कुछ शायरी। उसी समय ये भी लिखवाया था। मैं लिखते समय बार बार पूछ रही थी कि दीदी, इसमें ऐसा क्या खास है जो आप अपनी डायरी में लिखवा रही हैं?
मगर उन्होंने कहा था कि तुम नहीं समझोगी, और मैं सच में नहीं समझ सकी कि वो क्या प्लान करके बैठी है मेरे खिलाफ। ये दीदी की डायरी का वही पेज है। साधना जी ने पेज के ऊपर लिखे डेट की तरफ इशारा किया। सक्षम ठाकुर जो अचानक से वो डायरी को याद आ गई जो आरती जी के पास थी। उसमें से बीच का पेज गायब होने पर आरती जी के पास उन्हें झुठलाने की वजह नहीं बचती, मगर उसकी नौबत नहीं आई। हर कोई अपनी जगह चुप हो गया। सुमित जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे खबर तक नहीं हुई। दीक्षा फौरन उनकी ओर बढ़ी। मेरे भाई जैसे दोस्त और उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमित जी ने दर्द भरे लहजे में बोला। सक्षम खामोशी से दीवार से लग गया। उसी पर जोरदार तरीके से दरवाजा धकेलकर आरती जी और वन्ना अंदर दाखिल हुई। साधना जी के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद हर कोई सदमे में था। खासकर उस चिट्ठी की सच्चाई जानकर हर कोई हैरान और दुखी था। दीक्षा के आंसू जहां रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं सक्षम चुपचाप दीवार से सटकर खड़ा हो गया था। सुमित जी और मयंक जी को दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और आरती जी दंदनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे वन्ना भी थी। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी खास बात हो रही है जिसके लिए आप लोगों ने हमें शामिल करना जरूरी नहीं समझा? आरती जी ऊंची आवाज में चिल्लाई। वन्ना खा जाने वाली नजरों से साधना जी को देखने लगी। अपनी ऊंची आवाज नीची करो आरती, ने जोर से चिल्लाए कि दरो दीवार जैसे हिलने लगे। सब ठिठक गए। तुम्हारी नफरत की कहानी अंजाम को पहुंच गई। तुम न सिर्फ हार गई बल्कि अपनी जगह से भी गिर गई। सक्षम, कॉल करो पुलिस को। जो जो साजिश में शामिल है सबको अरेस्ट कराओ। सुमित जी का बस नहीं चल रहा था कि वो भी आरती जी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दीक्षा ने उन्हें पकड़ रखा था। मयंक जी और साधना जी चुप खड़े थे। आरती जी और वन्ना के हाथों के तोते उड़ गए, मगर आरती जी फिर भी आरती थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये चुड़ैल जो भी कहानी सुनाएगी आप लोग उसका यकीन कर लेंगे क्या? आरती जी साधना को घूर रही थी। सक्षम ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चला दी जो रात उसने आरती जी और वन्ना के उससे बात करते समय बनाई थी। आरती जी और वन्ना जी की अकल गुब्बारे की तरह फुस हो गई थी। अब जी तो कर रहा है इस औरत को मैं तलाक। प्लीज भाई साहब प्लीज। साधना जी ने बाकायदा सुमित जी के आगे हाथ जोड़ दिए। मयंक जी भी दोस्त के करीब आ गए। सक्षम इस सारी स्थिति से परेशान था। उसकी माँ ये सब भी कर सकती थी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। आरती दीदी, आपने भले ही सारी जिंदगी मुझसे नफरत की थी, मगर मैंने हमेशा आपको दीदी ही समझा। मयंक मुझे शादी करके लाए तो पहले घंटे तक वो सिर्फ आपकी ही तारीफ करते रहे, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह। उन्होंने मुझे पहली रात ही जता दिया था कि अगर मैंने आपसे कभी ऊंची आवाज में बात भी की तो मुझे मुझे छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ मयंक की बातों का असर था, कुछ मेरा स्वभाव भी सुलह वाला था, जो मैं आपकी नफरत को भी निभा गई। मगर शायद मेरी सेवा प्यार में कोई कमी थी जो आपके दिल से अपने लिए नफरत ना निकाल सकी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। साधना ने आरती के सामने हाथ जोड़ दिए। आरती जी फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। इस औरत से क्या माफी मांग रही हो साधना, जो अपने देवर जैसे इंसान और अपने बेटे की खुशियां खाने को दौड़ती है? ये तो डायन से भी गई गुजरी है। सुमित, तुम प्लीज समझदारी से काम लो। मयंक जी उन्हें समझाने लगे। साधना, तुम भाभी को यहाँ से ले जाओ। मयंक जी ने मूर्ति बनी आरती जी की तरफ इशारा किया। वन्ना, तुम भी अपना सामान लो और जहाँ दिल करे चली जाओ। तलाक के पेपर्स तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे, और जल्दी ही चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा जैसे रिमांड रूम की सैर कर रहा है, तुम्हें भी उसके पास ही जाना पड़े। मयंक जी बहुत नफरत के साथ वन्ना को उसकी जगह याद दिला रहे थे। साधना आरती जी को लेकर कमरे से निकल गई। आरती जी अपने बेड पर बैठी शून्य में ताक रही थी। साधना खाने की प्लेट लेकर अंदर दाखिल हुई। बेहद गर्मी हो रही थी, मगर आरती जी हर एहसास से बेखबर पंखा और एसी बंद किए बैठी थी। साधना ने एक नज़र उन पर डालकर प्लेट बेड पर रखी और रिमोट उठाकर एसी चला दिया। दीदी, आपकी पसंदीदा डिश बनाई है मैंने। साधना बोलते हुए उनके सामने बैठ गई। आरती जी खाली खाली नजरों से उन्हें देख रही थी। साधना ने मुस्कुराकर फ्राइड राइस पर केचप डाला। आपको केचप बहुत पसंद है ना फ्राइड राइस के साथ? साधना जी ने चम्मच में राइस भरकर उनकी तरफ बढ़ाया। खाकर बताइए दीदी, अच्छा बना है या नहीं? साधना जी की प्यार भरी जिद पर आरती जी ने मुंह खोल दिया। साधना ने मुस्कुराते हुए खिलाया। ये साधना का रोज का 3 वक्त का रूटीन था। खाना खत्म हो चुका था। साधना ने उनका मुंह टिश्यू से साफ किया। दीदी, आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, निकला करें। बल्कि आज शाम को मैं और आप पार्क चलेंगे, आपका दिल भी बहल जाएगा, ठीक है ना? साधना दोस्तों की तरह पूछ रही थी।
आरती जी की आंखों में पानी उतरने लगा, चेहरे पर बेचारगी सी फैल गई। नफरत हमेशा मोहब्बत के आगे दोनों हाथ जोड़ती चीखती है और मोहब्बत हमेशा खिलखिलाकर उसे दूर भगा देती है। सियासत और साजिश की दीवारें बनाने में देर जरूर लगती है, मगर उसे गिराने में कुछ भी समय लगता है। सब कुछ लौट आया था। रौनक मोहब्बत एक कह कहे, वरना जा चुकी थी, अमित जेल में था, पूजा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, वरना सारी जिंदगी अकेले रहती या पहले पति के पास लौट जाती है, उसे तय करना था। आरती जी एकदम से खामोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था उन्हें सदमा लगा है। बैठे बैठे वो बहकी बहकी बातें करने लगती थी। सक्षम उनके लिए बेहद परेशान रहता। दीक्षा और साधना उनकी हर संभव देखभाल करती थी। खासतौर पर साधना उनकी परछाई बनी हुई थी, जिसे देखकर सक्षम को बहुत तसल्ली मिली थी। साधना मयंक जी को माफ कर चुकी थी। सक्षम और दीक्षा फिर से उनसे अपने नखरे उठाने लगे थे। जिंदगी फिर से खूबसूरत हो गई थी। नेहा तक सारी खबर पहुंची तो उसे अफसोस हुआ। आरती जी जैसी भी थी मगर उसकी माँ थी। सक्षम ने समझाया कि अब जल्द ही वो सदमे से बाहर आ जाएंगी। डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई है। नेहा ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने छूटते ही हनीमून के लिए दीक्षा और सक्षम को अपने पास आने की दावत दी, जिसे सक्षम ने फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। धीरे धीरे जिंदगी अपनी लय में लौट रही थी। जो कुछ भी इस घर में हुआ सब उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। आरती जी को उनके किए का फल मिल चुका था। हालांकि साधना और दीक्षा के प्यार और देखभाल ने उन्हें काफी हद तक सदमे से उबार लिया था और सबके बहुत कहने मनाने पर सुमित जी ने उन्हें माफ भी कर दिया था। मयंक जी भी साधना को दोबारा अपने जीवन में पाकर बहुत खुश थे। सब कुछ सही हो रहा था, मगर दीक्षा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो अभी तक सक्षम से नाराज थी और उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, और तो और सक्षम को भी खुद से बात करने का कोई मौका नहीं दे रही थी। मगर सक्षम ने भी उससे दिल की गहराई से मोहब्बत की थी और उसे हर हाल में मना कर ही मानने वाला था। साधना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। दीक्षा उनकी मदद कर रही थी जब सक्षम ने किचन में कदम रखा। तुम्हारी पसंद का खाना बनवा रही हूँ। ओह नो, उसे अफसोस हुआ। क्यों? साधना जी को हैरानी हुई। क्योंकि आज मैं और दीक्षा बाहर डिनर करेंगे, उसने अपना प्लान बताया। ब्लेंडर चलाते हुए दीक्षा ने उसकी बात सुनने की कोशिश की, पर शोर पे कुछ समझ नहीं आया। किसने कहा? साधना ने बनावटी गुस्से से उसे देखा। सब पता चल गया है मुझे। मेरी बेटी की सिर्फ शादी हुई है, विदाई तक इंतजार करो तुम। प्लीज माते, सिर्फ आज, वो मिनमिनाया। साधना को बहुत अच्छा लगा। पूछ लीजिए अपनी बेटी से मैं चरित्र का कितना अच्छा हूँ, वो घमंड से इतराते हुए बोला। अच्छा जी, साधना हंसी। जाने दीजिए ना, वो क्या है ना, आपकी बेटी मुझसे नाराज है, वो उनके कान में मिनमिनाया। क्यों? साधना ने भावें चढ़ाई। यूं ही गुस्सा किया था ना उस पर, तब से बात नहीं कर रही। उसने गाजर का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए कहा। अगले हफ्ते हल्दी है तुम दोनों की, साधना ने एहसास दिलाया। हाँ तो उससे पहले ही वापस आ जाएंगे ना, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, हनीमून पर थोड़ी। वो साधना को पटाने में लग गया। साधना हंसी। शर्म करो, सास से बात कर रहे हो। उन्होंने उसके कान खींचे। हाँ तो मेरी माँ पहले से हैं, सास बने जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए। सक्षम कहाँ पीछे हटने वाला था। ले जाओ ले जाओ। साधना जोर से हंसी। दीक्षा ने ब्लेंडर लाकर साधना के सामने रखा तो उसके शब्द कानों से टकराए, वरना वो उनकी बातें नहीं सुन सकी थी। ब्लेंडर के शोर में सक्षम झट उसके गालों पर प्यार करके सीधा हुआ। कैसे पगली बनी खड़ी है आपकी बेटी। और दीक्षा जो वाकई उसके अंदाज को हैरानी से देख रही थी, उसके बाद वो साधना जी की हड्डी पर सिटपिट आ गई। वो समझ गई कि उसके बारे में ही बात कर रही है। आंखें बंद कर लीजिए, आपकी बेटी का हाथ पकड़ने जा रहा हूँ। वो पास से गुजर रही दीक्षा के पीछे लपका। बदमाश। साधना जी खुलकर हंसी। उनके दिल में एक सुकून घर कर गया था सक्षम को अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में देखकर। उन्होंने दिल में दोनों की बलाई ले डाली। दीक्षा किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी जब साथ चलते सक्षम ने उसका हाथ थाम लिया। डिनर और लॉन्ग ड्राइव। दीक्षा की हैरान नजरों का मुस्कुराता जवाब आया। वो थोड़ी देर पहले ही शावर लेकर निकली थी, बाल भी खुले हुए थे अभी तक। मेरे कपड़े? उसने कुछ पूछना चाहा। अच्छे हैं, तसल्ली देता हुआ जवाब आया। लेकिन अगर चेंज करने हैं तो तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। रेडी होकर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। उसने कमरे के दरवाजे पर छोड़कर अंदर ढकेल दिया। खुद गेट बंद करके बाहर खड़ा रहा। दीक्षा ने वार्डरोब खोलकर कपड़ों को देखा। बाहर से आवाज आई तो वो झट वॉशरूम की तरफ भागी। जब तक वो चेंज करके बालों में ब्रश करके लिपस्टिक लगाकर परफ्यूम स्प्रे करके आई, तब तक ये गिनते हुए 4:45 पर आ गया था। आ गई 5 मिनट। दीक्षा को देखते ही उसने नारा लगाया। फिर वो तारीफ भरी निगाहों से उसके रेड कलर के सूट को देखने लगा।
दुल्हन बनने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? उसकी हथेली थामे वो पोष की तरफ बढ़ रहा था। दीक्षा चुप ही रही। रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब मैं फर्स्ट नाइट डरूंगा नहीं। उसके लिए कार का डोर खोलते सक्षम की शरारतें जारी थी। दीक्षा चुपचाप बैठ गई। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी। सक्षम ने पिछली सीट से कुछ चीजें झुककर उठाई और दीक्षा की गोद में रख दी। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। दीक्षा चौंक गई। वो हैरत से चॉकलेट से भरे क्रिस्टल के डब्बे और कार्ड देखने लगी। हालांकि अभी 12 बजने में और तुम्हारा बर्थडे शुरू होने में टाइम बाकी है, मगर मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं विश करूं तुम्हें। दीक्षा को उससे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। नाराज हो? वो खामोश रही तो सक्षम ने उसका बाजू खींचकर करीब किया। हाँ। डिब्बे से चॉकलेट निकालकर उसने रैपर उतारा। अकेले खाई तो हजम नहीं होगी, उसने पुराना डायलॉग दोहराया। दीक्षा ने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। क्यों नाराज हो? छुपकर बाइट लेते हुए उसने पूछा। तुम जो मुझ पर चिल्लाए थे, वो भी फौरन याद दिलाने लगी। स्वीट हार्ट, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अच्छा सॉरी, माफ कर दो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि आइंदा जाहिल पतियों की तरह चिल्लाओगे नहीं। दीक्षा ने अपनी शर्त रखी। बिजनेस के साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है, जाहिल तो मत बोलो, उसने रिक्वेस्ट की। जब चिल्ला रहे थे तो जाहिल ही लग रहे थे, वो भी साफ साफ बोली। ओके एग्री, बस बोलो अब क्या करना है। उसने हथियार डाल दिए। उस दिन आइसक्रीम उधार रह गई थी, आज नहीं रहनी चाहिए, दीक्षा ने याद दिलाया। और कोई हुक्म? वो मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। मेरा बर्थडे गिफ्ट? वो सीधी हुई। वो भी मिल जाएगा, इनफैक्ट मेरे कमरे में ही है। क्या है? सस्पेंस जागा। ये जानने के लिए और गिफ्ट लेने के लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सक्षम सस्पेंस बढ़ाने लगा था उसका। कैसी शर्त? दीक्षा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। 12 बजने से पहले तुम मेरे कमरे में आओगी। तुम्हारी बर्थडे के लिए मैंने अपने कमरे को बहुत अच्छा सजाया हुआ है। वहाँ केक काटोगी, फिर हम किसी रोमांटिक सॉन्ग पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करेंगे, फिर तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। फिर? वो रुक गया। फिर? वो जानना चाहती थी। फिर तुम अपने कमरे में जाकर सो जाना और मैं अपने। अब तो उस बोधी दीवार का आसरा भी खत्म हो गया कि अगले हफ्ते विदाई है। माते ने हमें साथ देख लिया तो बहुत मारेंगी। दीक्षा को बेतहाशा हंसी आई। होटल आ चुका था, दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर निकल आए। हल्की हल्की फुहारें बहुत खूबसूरत लग रही थी। चले? सक्षम ने अपना बाजू उसके सामने किया। दीक्षा ने उसका बाजू नीचे कर दिया। ओके एज योर विश। सक्षम को लगा कि दीक्षा की उसका अंदाज पसंद नहीं आया, तो उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, मगर पीछे से दीक्षा ने उसकी शर्ट को खींचकर उसे रोका। वो रुक गया मगर पलटा नहीं। दीक्षा पीछे से होती सामने आई। उसके सामने थी। सक्षम गौर से उसे देख रहा था। उसकी आंखें, उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत थी। परस्ती हल्की फुहार और धीमी रोशनी में भी दोनों एक दूसरे के हर रंग को पहचान सकते थे। मोहब्बत का शुक्रिया, दीक्षा ने बेखुद सी उसके कंधे से लगकर बोला। थैंक्स सक्षम फॉर योर लव, केयर एंड एवरीथिंग। दीक्षा की आवाज़ भर्रा गई थी। कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, कोई दुख बड़ा नहीं लगता, तुम साथ हो जब अपने। उसका हर शब्द मोहब्बत में डूबा हुआ था। सक्षम के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट जगमगाने लगी थी। मोहब्बत के इकरार का ये अंदाज दिल को बहुत भा गया था। एनीथिंग एनी टाइम फॉर यू डियर वाइफ। सक्षम ने अपनी ऊंची नाक उसकी नाक से टकराई तो दीक्षा के चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए। एक हफ्ते बाद बड़े ही खुशनुमा माहौल में सारे रीति रिवाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से सक्षम ठाकुर और दीक्षा का विवाह संपन्न हुआ और इस तरह वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए।